तो बुध ग्रह के साथ आपने सब चीजें समझ चुके हैं, चंद्रमा के संबंध, सूर्य के संबंध, मंगल के संबंध भी बुध के साथ आपने समझ लिए। अब उसके बुध के और गुरु के संबंध पे आ जाते हैं। ठीक, तो गुरु और बुध के संबंध कैसे होंगे बताओ? गुरु कौन है बुध के? एक तरीके से पालन पिता है ना, जो पालन कर रहे हैं। भले ही उनकी पत्नी जो है दूसरे के साथ थी, लेकिन बच्चे को उन्हीं ने पाला। तो पालन पिता जो होता है उसके प्रति प्रेम तो होता है भाई, पालन तो दिया है ना, शिक्षा भी उसने दी है, लेकिन हल्की सी नाराजगी होगी। नाराजगी क्या होगी, थोड़ा सोच के देखो। जैसे किसी को पता चले कि ये जो मेरे बाप हैं और ये जो मेरी माँ हैं, असल में बाप हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन माँ जो है उन्हें धोखा देके किसी और से संबंध बना के हमें ले आई थी। तो उस बच्चे के अंदर जब ये बाप नैतिकता की बातें करेगा तो उसे क्रोध आएगा। क्यों आएगा? वो कहेगा घर की बीवी संभाली नहीं जाती नैतिकता की, हमें तुम ज्ञान देने चले। बाकी सब ज्ञान सही है, लेकिन 100% चित्त राजी नहीं होगा। तो बुद्ध कहां तक मानेंगे उनकी? हावी नहीं होने देंगे। यस, जहां तक बुद्ध को लगेगा माननी है मानेंगे, लेकिन एक लिमिट बाद बुद्ध कहेंगे भाड़ में गए, मैं नहीं मानता तुम्हारी, मुझे ये नैतिकता से मत ज्ञान दो, मुझे मस्त रहने दो। बुद्ध के पास आके बृहस्पति अगर कहेंगे सुनो बुद्ध, हम तुम्हें चाहते हैं कि तुम्हें हम ज्ञान दें और तुम उससे एनलाइटेड हो जाओ, बुद्ध कहेगा नहीं चाहिए तुम्हारा एनलाइटमेंट, नहीं चाहिए। बुद्ध वाला एनलाइटेड नहीं होना चाहेगा। बुद्ध कहेगा एनलाइटमेंट के बाद भी बुद्धि तो चाहिए ही चाहिए, बस अंतिम। इसीलिए कृष्ण ने क्या कहा? ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। और बुद्ध ने क्या कहा? बैलेंस। आपको बुद्ध ने जो बैलेंस कहा ना, क्या उसको बोलते हैं? नहीं, वो मध्य मार्गी। तो ये मध्य में बैठे हुए हैं, इतवार, सोमवार, मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 3 इधर 3 इधर, बुद्ध हैं बीच में। बुद्ध कहते हैं ना हम इनके ना हम इनके, हम तो मौकाटेरियन, जो समझ में आएगा हम उसके साथ जाएगा। और ये जो बुद्ध दिखाई देते हैं जिनकी प्रतिमाएं पूरी दुनिया में लगी हैं, ये बुद्ध थे, ये बुद्ध ही थे, बुद्ध ग्रह का ही सूचक हैं। बुद्ध ग्रह के अवतार ये बुद्ध हैं। क्या ये किसी नियम से बुद्ध हुए? क्या इनकी बुद्धि से कोई कभी नाराज हुआ? कौन सा ऐसा धार्मिक संस्थान है जो बुद्ध का अपमान करता हो? ये बुद्ध हैं। और बुद्ध की प्रतिमाएं दुनिया में इसलिए नहीं लगी कि बुद्ध की प्रतिमाएं में कुछ खास बात है, सिवाय एक बात के कि बुद्ध की प्रतिमा लगने से किसी भी प्रकार की ऊर्जा तुम्हारे घर में ऐसी नहीं आती जो उपद्रव करे। भाई तराजू है ना, मध्य में है। अगर इधर की 3 ऊर्जाएं तुमने शुक्र शनि बुलवा लिए, बृहस्पति शुक्र शनि बुलवा लिए, तो इधर झुक जाएगा, इधर के बुलवा लिए इधर झुक जाएगा। बुद्ध कहते हैं बीच में रहो, ना इधर ना इधर। तो आपके घर में बुद्ध की मूर्ति एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिसे रखने से कोई भी ऊर्जा डिसबैलेंस नहीं होती। इसलिए बुद्ध की मूर्ति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रखी गई, सबसे ज्यादा बनी, सबसे ज्यादा पालन हुआ। इसीलिए बुद्ध की देशना में मध्य मार्गी होना था। और बुद्ध ज्योतिष का पूरा ज्ञान रखते थे, राजा के पुत्र थे। बुद्ध ने ही ग्रह स्थिति के हिसाब से बताया कि मैं मर जाऊंगा, इसके बाद कौन से नक्षत्र होंगे जिसमें फिर मेरा जन्म होगा। आखिर नक्षत्र बात की नहीं की बुद्ध ने। अब बुद्ध के मानने वाले बहुत से कहते हैं कि ज्योतिष बकवास है, लेकिन बुद्ध की कहानी कहां से आरंभ होती है?
कि जन्म हुआ, कुछ ज्योतिष आए, उन्होंने उनके देखा, कहा ये होगा, कहानी वहीं से शुरू करेंगे। और बुद्ध को मानने वाले कहते हैं हाँ हम ज्योतिष नहीं मानते। गड़बड़ बात है कि नहीं है? सोच के देखो। तो बुद्ध की प्रतिमा में बहुत बैलेंसिंग है, और बुद्ध की प्रतिमा हमेशा लानी चाहिए बैलेंसिंग वाली, जो चेहरे में एकदम सौम्यता। बुद्ध ऐसे ही है, बुद्ध ग्रह भी ऐसे ही है, मस्त एकदम बच्चों की तरह सौम्य मधुर, कोई एग्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। वो मस्ती करने के लिए आया, उसकी मस्ती इनलाइटमेंट है। बुद्धि सर्वश्रेष्ठ, बुद्धि श्रेष्ठ हो तो कोई साधना करने की जरूरत नहीं। बुद्धि श्रेष्ठ हो तो सारी साधनाएं बुद्धि से की जा सकती। मैंने कोई जगत की सारी साधनाएं नहीं की, लेकिन आप मुझसे बात करके देखो, मैं सिर्फ आंख बंद करके 10 मिनट बाद उस साधना के संबंध में सब कुछ बता दूंगा। ये बुद्धि है। मेरा बुद्ध सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। मेरा बुद्ध ही है जो 29 डिग्री का, इसीलिए मैं बुद्धि मेरी श्रेष्ठ है। और इसीलिए मैं बड़ा मस्तखोर टाइप का आदमी हूं, दिखाई देता हूं। जैसे हमने कहा था उस दिन कि जिस व्यक्ति की डिग्री जो होगी वो व्यक्ति वैसा असल में दुनिया में नहीं दुनिया समझती मुझे बड़ा हार्ड कोर है, बड़ा एकदम सख्त टाइप के व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं। वो शक्ति जो नजर आती है वो मेरे चेहरे में और सब में नजर आती है, इसलिए क्योंकि मेरे लगन में शनि बैठा है, तो चेहरा तो शनि वाला होगा, कठोरता वाला, हालांकि स्वभाव बुद्ध वाला है। तो ये जो चीजें हैं वो इससे नजर आती हैं। तो समझ गए बुद्ध का गुरु से लेना देना। तो गुरु से लेने देने पे अगर अच्छा होगा तो एक तरीके से व्यक्ति को बुद्धिमान और नैतिक बनाएगा गुरु का संबंध, और यदि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो भटकाव और अस्थिरता ला सकता है गलत जगह बैठने पे। बाकी तो फिर अब आपको भी थोड़े थोड़े अपने तरीके से इन लोगों को देखना सीखना पड़ेगा। अपनी दृष्टि भी तो लानी पड़ेगी ना, नई दृष्टि से भी तो इन चीजों को देखा जाना चाहिए। अब बुद्ध और शुक्र के आ जाते हैं संबंधों पे। अब बुद्ध और शुक्र के संबंधों में आपको पता है कि बुद्ध किससे किससे नाराज हैं? चंद्र से और बृहस्पति से। ठीक है, तो चंद्र से अगर आप नाराज हैं और बृहस्पति से आप नाराज हैं, और आप एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो कि बृहस्पति से थोड़ा बहुत बनती नहीं जिसकी, भाई दोनों अलग अलग सेनाओं के गुरु हैं ना, ऑपोजिशन। तो शुक्र कहेगा अरे यार तेरे बाप का यार ना, भाई देख अपने का तो समझ में नहीं आता, ये बुद्ध गुरु गुरु वाली बात अपन को तो समझ में नहीं आती। बुद्ध कहेगा हाँ यार ये तो हमें नहीं समझ में आती, क्योंकि बुद्ध भी नाराज है और शुक्र भी नाराज हैं। और दोनों की नाराजगी का कारण ये नहीं है कि बृहस्पति ने उन्हें नुकसान पहुंचाया है, और दोनों की विचारधारा नहीं मिल रही है। भाई बुद्ध की विचारधारा पूरी तरीके से नहीं मिलती, क्योंकि एक आंशिक रूप से पिता का मतभेद है नैतिकता का, और शुक्र की विचारधारा इसलिए नहीं मिलती क्योंकि तुम पूरे नैतिक हो, और भाई हमें तो भाई अब असुरों के भी हम गुरु हैं तो हमें तो उनका भी देखना। तो अंदर से लड़ाई, लेकिन विचारधारा की लड़ाई है। अब जब विचारधारा की लड़ाई है तो बुद्ध के साथ शुक्र की बहुत जमती है। दोनों प्रैक्टिकल, दोनों एकदम अपने अपने तरीके के चीजों को, जैसे शब्द है प्रैक्टिकल, दोनों ही बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल। शुक्र भी प्रैक्टिकल, बुद्ध भी प्रैक्टिकल, और ये दोनों ग्रह साथ में मिल जाए ना तो एक तरीके से क्या बुद्धि का बिजनेस कराती है। शुक्र जो है वो गैजेट टेक्नोलॉजी, तो फिर क्या होता है वो आदमी बिजनेस करे, वो टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर सकता है। जैसे मैं कहूं थोड़ी देर के लिए कि अगर थोड़ा देखा जाए तो जैसे बिल गेट्स वगैरह बिजनेसमैन, पूरा बंदा बिजनेसमैन, और व्यवसाय कर रहा कंप्यूटर का, उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं बुध का और शुक्र का काम होगा। भाई मैं तो नहीं देखा, मैं और ज्योतिषों की तरह नहीं जो कहूँ मैं तो कुंडली देखी है, नहीं भाई हमने नहीं देखी, लेकिन आप लोग देख लो,
पता चल जाएगा। तो ये चीजें जो हैं, इन दोनों का जोड़ बहुत अच्छा जोड़ होता है, और ये जोड़ो ऐसा जोड़ है जो किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मेरे अनुसार ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जबकि अगर कहीं देखा जाए तो नुकसान की बस इतनी सी बात लिखी जा सकती है कि भोग विलासता ज्यादा कर लेगा, है ना, और तर्क वितर्क भी बहुत ज्यादा करने लग जाएगा। तो ये जो करने लगेगा, ये इसलिए नहीं करने लगेगा कि ये दोनों आपस में गड़बड़ हैं। ये इसलिए करने लग सकता है कि उस वक्त कोई नीच की अवस्था चल रही हो, शुक्र नीच के चल रहे हों, है ना। ये मतलब ग्रहों का दोष नहीं है, ग्रहों के उस वक्त की स्थिति का दोष होगा। अगर किसी व्यक्ति के ये दोनों संग बैठे हैं और ग्रह उस समय बदल गए, जैसे आपने तो किसी व्यक्ति की कुंडली देखी, उन्होंने कहा तेरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने कहा साला दिख तो अच्छा रहा है। वो कहे भाई साहब आप तो कह रहे हो अच्छा दिख रहा है, हमारी इस समय बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है, हम तो पागल हो रखे हैं, हमें तो बहुत ज्यादा शराब पीने का मन कर रहा है, हमें तो बहुत ज्यादा औरतें भोगने का मन कर रहा। तो देख लेना उस वक्त जो है नक्षत्रों में या उसके चाल में जो होगी, कहीं ना कहीं नीचता का प्रभाव चल रहा होगा। इस वजह से ऐसा उस समय वो कर रहा है। समझे? ग्रहों का दोष नहीं, परिस्थितियों का दोष। आई बात समझ में? वरना हम कहें कि जब ये सब अच्छा ही है तो फिर इनमें बुरा क्यों हो रहा है, ये भी तो क्वेश्चन बनता है। उसकी चाल वैसी होगी। यस उस समय ग्रह की मति खराब होगी, तो इसलिए इस पे भी असर आएगा मति का। तो ये चीजें हैं। कुछ कहना है इसमें? हैं? अच्छा ठीक है। बुध और शनि की बात अगर कहें तो एक तर्क है, एक अनुशासन है। तो तर्क और अनुशासन वाले को क्या एक दूसरे का साथ अच्छा लगेगा? कंडीशनल, है ना। तो ये कंडीशनल चीजें होंगी कि उस समय की कंडीशंस क्या हैं, उस कंडीशंस के, ये विरोधी ग्रह नहीं है। शनि को ये बहुत कुछ सिखा भी सकता है। जैसे मेरा है, दोनों ही है, शनि अच्छा है, बुध अच्छा है, तो ये दोनों मिलके हमारे काम में बुद्धि ले आते हैं। स्वामी जी कई बार कहते हैं तो पता नहीं कहाँ का हर चीज पता है इनको, कहाँ कील लगनी है, कहाँ क्या लगना है, इनको दिख जाता, कैसे दिख जाता हमें समझ में नहीं आता। तो शनि के साथ कार्य में सहयोगी हो जाता है बुध, क्योंकि बुद्धि आ गई ना। बुध को थोड़ा सा मस्ती खोरी चाहिए, तो कार्य के साथ साथ मस्ती भी बीच बीच में, चाय बना लो, पिठा बना लो, आज लड्डू बढ़वा लो, थोड़ी सी ना ये भी चीजें आ जाती कि शनि को खेल खेल में काम करना है। जैसे नहीं, हंसवा खेलवा करिवा ध्यानम, ये बुध का और शनि का काम हो। हंसवा खेलवा करिवा ध्यानम, ये जो ओशो का है ना चलता, ये एक तरीके से मैं ये कहूंगा शनि का और इनका कॉम्बो है। और इसीलिए इस कॉम्बो को मैं समझ पाता हूं, हंस खेल के भी गंभीर हूं। नोटिस करना, मतलब काम में हंसी मजाक भी है और हंसी मजाक में गंभीरता भी है। तुम मेरे चुटकुले सुनो, कोई ना कोई संदेश होगा। फोकट के चुटकुले नहीं सुनाता खाली दांत पाड़ने के लिए, चुटकुलों में संदेश होगा, उसके बगैर चुटकुले नहीं होंगे मेरे। मैं तो हंसाऊंगा भी, उसके पीछे कोई संदेश होगा, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी शनि संदेश तो देगा, संदेश दिए बगैर उसका काम ही नहीं होता। लेकिन बुध है, बुध को मजा भी चाहिए, तो भाई चलो मस्करी भी कर लेते हैं थोड़ी सी। तो दोनों चीजें काम करती हैं, है ना। इसमें अगर वही बात है, आदमी को व्यवस्थित और तर्कशील बनाता है, वो बहुत मैनेज करते हुए चीजों को, जिंदगी को लेके चलेगा। ऐसा व्यक्ति अगर बुध अच्छा है और शनि अच्छा है, दोनों अच्छे हैं, तो ऐसा व्यक्ति अगर व्यवसाय करे, और वो लोहे का व्यवसाय करे, बिल्डिंग बनाने का व्यवसाय करे, किसी भी तरीके का ऐसा व्यवसाय करे, तो वो बहुत अच्छे से चला लेगा। अगर बुद्धि अच्छी है और शनि अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति ठेकेदार भी अच्छा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति चाहे तो जो मैन पावर का नहीं, जो लोग करते हैं कि उन्होंने कहा कि आदमियों को ठेकेदार टीम बना के उन्हें सऊदी भेज रहे हैं, यहाँ भेज रहे हैं, तो ये काम भी अच्छा कर लेता है। ये काम भी मतलब कर सकते हैं व्यवसाय के रूप में।
और अगर ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, गड़बड़ होने का कारण ग्रह स्थितियां ही होंगी, तो कहीं ना कहीं मानसिक दबाव रहेगा, काम में ढीलापन रहेगा, काम देरी से होगा। उन्होंने का बिल्डिंग का काम कर लिया है, बुध और ये थोड़ी खराब स्थिति में है। कई बिल्डिंगें देखो बन ही नहीं पाती, सालों साल बनी नहीं है, बस बन ही नहीं पा रही हैं, पता नहीं हो क्या गया है। कुछ पुल होते हैं ना जो अटक जाते हैं, वो बस अटके गए, पता नहीं क्यों उनमें सीमेंट खत्म हो गया है हिंदुस्तान के अंदर कि क्या वो बन ही नहीं पा रहे हैं। ये वो ठेकेदार, उसकी स्थिति ऐसी वाली होगी, ये ग्रह उस पर काम कर रहे होंगे, इसीलिए उसका काम ढीला हो जाता है। आई बात समझ में? हाँ, कुछ है ना। बुध और राहु, अब बताओ राहु इसके साथ क्या करेगा आपके अनुसार? ये असल में बुद्धि भ्रष्ट नुकसान की दिशा में नहीं करेगा, क्योंकि राजकुमार है ना भाई। एक तो राजा का पुत्र भी नहीं है, दूसरा उसे कोई काम तो मिला नहीं, जिम्मेदारी मिली नहीं है। तीसरा यह है, बुध जो है वो शुक्र का मित्र भी है, शनि का मित्र भी है, और राहु के गुरु हैं शुक्र। अब हम अगर किसी का गुरु हो और उस गुरु का कोई दोस्त हो, वो दोस्त दुश्मन की तरफ से कहीं ना कहीं हो, लेकिन उसे कोई जिम्मेदारी ना हो, ना तो वो लड़ने आ रहा है, ना ही वो ज्ञान देता है राजा को, वो तो बेचारा सीधा साधा बच्चा। जैसे अगर राहु कितना भी नाराज हो जाए सूर्य से, लेकिन अगर सोचो कि युद्ध हो जाए उन लोगों में और उसके राज्य पे आक्रमण कर दे, तो उसके बच्चे को क्यों मारेगा भाई? दुष्ट थोड़ी ना है, क्रोध में है, भड़ास निकाल रहा, तो वो बच्चे पे नहीं निकालेगा। समझ गए बात को? तो ऐसे में अगर राहु और बुद्धि साथ दे जाए, ऐसा व्यक्ति अपनी बातों से ही कमा खाता है। बातों से कमा खाने का तुम लोग देखते हो ना, MLM कंपनी वो चला रहे हैं, है ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग, बातें कर रहे हैं स्टेज पे आके, अब देखो 10,000 करोड़ का काम, और लोग उनकी बातों से बड़े प्रभावित हैं और बहुत बन रहे हैं उनके मेंबर। कुछ लोग आप देख लो, अभी जल्दी जल्दी कुछ हैं ऐसे लोग जो कि हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं। ये सब राहु के साथ बुध आने पे होता है, या बुध के साथ राहु आने पे हो जाता है। बहुत कुछ कमाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों के साथ एक दिक्कत होगी। अब बताओ वो दिक्कत क्या है? बुध अगर बहुत ज्यादा राहु की संगत में बिजनेस की तरफ भाग खड़ा हो, तो पूरी संभावना होती है कि बुध के अपने बीवी से संबंध खराब हो जाए, क्योंकि बिजनेस में बहुत ध्यान देता है, बीवी पे ध्यान नहीं दे पाता, तो इसके घर के संबंध खराब हो जाते हैं, इनके तलाक बहुत होते हैं, इनके जीवन में। क्योंकि राहु का साथ आ गया, तो राहु तो बोलने का आप तो काम ही धंधा देखेंगे, तब एक चीज हो जाएगी, क्योंकि काम पे बहुत जोर चला जाएगा, इनकी बीवियों से इनके संबंध अच्छे नहीं बनेंगे। तो ऐसे लोग जो हैं, इनके घर बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि राहु का वो गुण तो इस पे भी काम थोड़ा करेगा कि वो खाने में थूक दिया, करेगा काम इस पे भी, वो तो उसका स्वभाव है। तो बहुत कुछ दौलत देने के बाद इनकी पारिवारिक स्थिति जो है वो सही नहीं होगी। हाँ, पारिवारिक स्थिति भी सही हो सकती है अगर इनका शुक्र भी अच्छी स्थिति में हो, तो शुक्र जो है वो राहु को कंट्रोल रखेगा। समझ गए? मतलब शुक्र कहेगा कि भाई देखो ज्यादा नहीं हो, ठीक है, उसका साथ दो, उसको कोई बुरा बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल। तो शुक्र की तो मानता है राहु, गुरु है ना, उसकी तो मानता ही मानता है। तो ये स्थिति राहु के साथ बुध की होगी, और केतु के साथ क्या होगी बताओ?
अगर बुध के साथ केतु आ जाए तो क्या होगा बताओ? बुध के साथ केतु नहीं चलेगी क्योंकि इंट्यूशन, मुझे बता, नहीं बताओ, इन्हें बताओ। केतु इंट्यूशन भी है। जो इंट्यूशन को कैसे समझे कि अचानक से आपको ऐसा विचार आया कि ऐसा हो सकता है, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि अगर साथ ना दे तो वही कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। ऐसा करे कि वैसा करे, ऐसा करे कि वैसा करे। अगर बुध, अब यहाँ पे यही होता है, बुध के साथ केतु आने पे नुकसान हो जाएगा। केतु आने पे नुकसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि केतु का काम है छुड़वाना और बुद्धि एंजॉय करना चाहती है। तो जैसे क्या होगा, ऐसा व्यक्ति बुध वाला अगर केतु इसके साथ है तो ऐसा व्यक्ति, देखो बुध जो है, आपको समझा दें, बुध केवल बुध नहीं है, बुध जो है वो चौथा घर भी है। एक तरीके से मां, वाहन, घर, ये भी बुध है, बुध घर भी है। बुध मतलब अपने परिवार के प्रति बहुत ख्याल रखने वाला भी है। तो बुध के साथ अगर केतु आएगा तो ऐसे व्यक्ति का परिवार छुड़वा देगा। ऐसा व्यक्ति जिस को चाहेगा, बहुत ज्यादा चाहेगा, केतु से छुड़वा देगा। ऐसा व्यक्ति जिसको भी बहुत चाहेगा वो छूट जाएगा, वो उसकी जिंदगी में नहीं रहेगा, ये केतु करवाएगा। लेकिन आप कहोगे यार तो ये केतु तो यार गलत काम करने लगा, तो ये आपका मानव दृष्टिकोण है। लेकिन सही बात यह है कि केतु तो मोक्ष का कारक है। जहां जहां आपका मोह होगा वहां वहां मोह भंग करवाएगा। तो केतु मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। बुध पे केतु गलत असर नहीं दिखा रहा, वो कह रहा है ज्यादा क्यों फंस रहे हो, छूटना तो है भाई। अगर मान लो, ठीक है, मुझे ले लो फॉर एग्जाम्पल, मुझे परिवार से बहुत प्रेम है और अगर मेरा परिवार मेरे साथ नहीं रह पाया तो मुझे सखा परिवार को करने का मन होता। मेरे चौथे घर में केतु है, यानी कि बुध वाले क्षेत्र में केतु काम कर रहा है। ऐसी कंडीशन में वो मुझे जो है हर उस चीज से छुड़वा देता है जिससे मैं बहुत मोह बनाता हूं। लेकिन अगर मैं मोह ना बनाऊं या वो ना छुड़वाए तो भी तो एक दिन छूटेगा भाई। या तो मेरे मरने पे छूटेगा या उसके मरने पे छूटेगा, छूटेगा तो पक्का ना। अगर वो जीवित रह के छुड़वा रहा है तभी तो मोह भंग करा जाएगा। जैसे मैं कहूं मरने पे छूट जाएगा तो क्या मैं मोह से मुक्त हो जाऊंगा? जीवन में ही, जीवित रहते ही छूटेगा तभी तो मोह से भंग होंगे। तो बुध को हम गलत मानेंगे केतु के साथ कि अच्छा मानेंगे? लेकिन दृष्टिकोण बदल जाएगा, सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं, साधना की दृष्टि से बहुत अच्छा हो जाएगा। बुद्ध थे, बुद्ध का भी घर छूटा, बुद्ध को ज्ञान आया घर छूट के, वो बैलेंसिंग थी, लेकिन घर छूटा नहीं छूटा। तो बुद्ध के भी केतु रहा, बुद्ध के भी केतु रहा होगा। इतना बड़ा त्याग करके छोड़ना, ये राहु केतु करवा सकता, राहु कभी नहीं छुड़वाता। राहु पकड़ो, राहु कहता 2-4 राज्य और पड़ोस वाले कब्जा कर लो। राहु के पिता में होगा कि कैसे हाँ, बच्चे को हाँ, ना छुड़वाए। राहु उनके पिता में होगा, सही कह रही है कि राहु तो उनके पिता में होगा जो कह रहे होंगे नहीं छोड़ो, लेकिन बेटे में केतु होगा, वो बेटे ने छोड़ा। समझे बात को? तो ये जो है अच्छा कॉम्बो है, खराब नहीं कहेंगे इसको, इस दृष्टिकोण। ठीक। तो ये बुध आ गए। बुध और राहु का हम समझे तो बुध और राहु पर्सनल लाइफ को ना देखे तो मोटिवेशनल स्पीकर बुध और राहु ही होते हैं। बिल्कुल, आपको कल्पना दे रहे हैं इतने का बिजनेस करो, ये फायदा होगा। हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर्स में देखो, अब यहाँ पे समझ लेना, इन्होंने बात बोली, इसको भी समझ लेना। चौथे घर में अगर केतु है तो 10वें घर में राहु होगा, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट होता है ना भाई। चौथे घर में केतु है तो 10वें घर में राहु होगा। तो बुद्धि वाला व्यक्ति घर तो छोड़ रहा है, लेकिन वो आपकी उसकी बातों में आपसे भी छुड़वाना शामिल हो सकता है, छोड़ना शामिल है ना। और 10वां घर बिजनेस का है। अगर वो लोगों को अपने बिजनेस में ऐसा करे जैसे बुद्ध ने किया,
बुद्ध ने खुद तो घर छोड़ा ही छोड़ा, दूसरों के भी छुड़वाए। कितने छुड़वाए? इसीलिए तो दुनिया में बुद्ध का इतना नाम हुआ, बिजनेस तो फैला ना। वो बुद्ध का बिजनेस क्या था? घर छुड़वाना। बुद्ध का बिजनेस घर छुड़वाना। हमारे ऊपर भी तो इल्जाम ये घर जुड़वा देता है। आप समझो ना बात को, कि बुद्ध का काम भी बिजनेस छुड़वाना है, क्योंकि वो हो गया ना इधर घर में और इधर काम के घर, उसमें बिजनेस के घर में, दोनों ही। तो वो वही उसकी खुद के दर्द हैं और वही वो सबको दर्द दे रहा है। वो दर्द दे रहा है, वो धंधा है। देखो अब बात बनना ये लगेगा कि अभी तो कहा था स्वामी जी ने राहु के साथ मोटिवेशनल स्पीकर होता है, तो फिर ये इन्होंने बता दिया केतु के साथ भी मोटिवेशनल स्पीकर हो जाएगा। नहीं, वो इसीलिए होगा क्योंकि चौथा और 10वां सामने आमने है। समझ रहे? अपने कार्य क्षेत्र में खूब ताकत, जैसे मैं हूं, मैं अपने कमरे में रेस्ट मूड में मान लो, तो ये मान लो केतु इंपैक्ट थोड़ा देख लिए, जबकि मेरा अलग है, लेकिन इस समय केतु मेरा चौथे में ही चल रहा है। मैं रेस्ट मूड में बाहर निकला, अब देखो मैं खुद कमरे में हरामखोरी कर रहा हूं और बाहर निकला, लोगों को ज्ञान दे रहा हूं। क्या मूर्खता में पड़े हुए हो तुम लोग, क्या ये सब कर रहे हो, छोड़ो ये सब बकवास बातें। और खुद ससुरा जाके वहां वही कर रहा है कमरे में, और वही बिजनेस है। बाहर आया हूं तो एक्टिव हो गया हूं, लेकिन एक्टिव होकर डीएक्टिवनेस की बात सिखा रहा हूं। जो मैं कर रहा हूँ वो सिखा रहा हूँ। जो मैं बिल्कुल ईमानदार हूं, पूरी ईमानदारी है, कोई गलत चीज नहीं है। जो मेरे जीवन में वही तुम्हारे जीवन में दे रहा हूं, लेकिन एक तरफ वही मेरा काम लगेगा और एक तरफ वही मेरा स्वभाव लगेगा। स्वभाव भी वही है, वही काम भी है। तो केतु और राहु ऐसे काम करता है। सही नहीं। तो बृहस्पति के बारे में बात करेंगे तो हम लोग चंद्रमा से गुजर लिए, मंगल से गुजर लिए, बुध से भी गुजर लिए। तो बातें इतनी तो समझ में आई गई। तो अब जरा आप बताओ फिर। नहीं, तुम वामन और शुक्राचार्य। हाँ बिल्कुल, तुम सुनाना। एक अभी हम एक चीज थोड़ी सी बता देते हैं, फिर ये एक स्टोरी सुनाएंगे, बहुत अच्छी स्टोरी है। देखो बृहस्पति और शुक्र का कनेक्शन आ गया ना भाई, बृहस्पति तक तो हो गए, बृहस्पति और बुध का कनेक्शन तो हो गया। अब ये बृहस्पति का है तो बृहस्पति और शुक्र के कनेक्शन पे आएंगे। अब बृहस्पति का बृहस्पति से कनेक्शन नहीं बताएंगे, बृहस्पति का शुक्र से कनेक्शन बताएंगे। तो बृहस्पति सबको पता है देवताओं के गुरु, और शुक्र जो है वो दानवों के, असुरों के। तो अब ये सोचो कि अब ये क्या काम कर सकते हैं। अगर बृहस्पति का कोई घर हो जहां बृहस्पति मजबूत होता हो, अच्छा होता हो, और उसी में शुक्र आ जाए, तो क्या करेगा बता। जैसे थोड़ी देर के लिए बृहस्पति जो है वो नमे घर में बैठा है। नमा घर बृहस्पति का होता है, बृहस्पति वहां पे उच्च का होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत ताकतवर होता है। तो वो व्यक्ति वाणी में बहुत अच्छा होगा, वो व्यक्ति वाणी में बहुत अच्छा होगा, अच्छा सोचता होगा, बहुत अच्छा वक्ता होगा। ओशो का यही था, नमे घर में थे, नमे घर में उनका बृहस्पति था, बहुत अच्छे वक्ता। लेकिन उस वक्ता को एक मौका मिलने की बात है जब दुनिया तक उसकी बात पहुंच पाए, समझे? तो फिर किसी वक्त शुक्र आ जाएगा उसमें। अब शुक्र कहेगा अब आ ही गए हैं। देखो मैंने कहा बहुत कम परिस्थितियों में शुक्र मिलेगा वहां पे, लेकिन चलते चलते मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। कुंडली में ऐसे कम दिखेगा, लेकिन ग्रह चल रहे हैं ना, वो तो एक दिन मिलना ही है। तो वो जब मिल जाएगा, भाई देख ज्ञान बहुत है तेरे पास, दुनिया को इसकी जरूरत भी है, लेकिन ऐसे तुम दुनिया तक पहुंचोगे नहीं, संभोग से समाधि की ओर बोलो। ये 2-4 नंगे शिविर करवा दो, फिर देखो
ये सब मीडिया आइडिया भाग आएगी। अब क्योंकि शुक्र ने आइडिया दिया संभोग से समाधि की ओर, शुक्र का चेला है राहु, राहु है मीडिया, राहु है सोशल नेटवर्किंग, तो तुरंत ही जैसे ही संभोग से समाधि की बात सुनी सारे राहु वाले भाग पड़े हुए, और पॉजिटिव दिशा में दुनिया के बीच इसको खूब पहुंचाया। पूरी दुनिया तक किसने पहुंचाया? राहु विदेश है, मीडिया के माध्यम से ही तो विदेश तक पहुंची बात ओशो की। राहु ने ओरेगोन जाने का शुक्र, इसीलिए वो उस समय तक वो बहुत बूम मार गई उनकी बातें। अब ऐसे बोल तो कब से रहे भाई, आप समझ रहे हो बात को। और उनको उनके चेले भी राहु हैं, और राहु तो सबके दिमाग में हावी है। अभी दुनिया की ऐश किसे नहीं करनी, ज्यादा धन किसे नहीं चाहिए, शॉर्टकट किसे नहीं मारना, सब कुछ करना। तो ऐसी कंडीशन में सब राहु, शुक्र ने एडवाइस दे देनी है और पूरी दुनिया में एक्टिव हो जाना है। अब मैं हूं, कितना प्रयास कर रहा, अच्छी बात कर रहा, बहुत बढ़िया बात कर रहा, बस शनि के तल पे बात कर रहा। एक ही तो दर्द है मेरा कि मैं दुनिया के बीच पहुंचा दिया जाऊं किसी तरीके से। अभिमन्यु का क्या दर्द था? उसे चक्रव्यूह तोड़ना आता था, मतलब तोड़ना आता था, मतलब तोड़ने, हाँ वही अंदर घुसना आता था। वो भी तोड़ना ही है ना, क्योंकि उसको तोड़ना ही कहेंगे। तोड़ के अंदर घुसना तो आता था, बाहर निकलना नहीं आता था। तोड़ना तो आता था ना, निकलना नहीं आता था। तो उसको एक ही डर था, किसी तरीके से उसके लिए रास्ता बना दो, थोड़ा घुसेड़ दो अंदर। अच्छा, मुझे बाहर निकलना आता है, मुझे तोड़ना नहीं आता। मैं अभिमन्यु का दूसरा भाई जुड़वा, मुझे तोड़ना आता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि वो व्यक्ति किसी दिन भी ऐसा कह दे कि सखा आई लव यू, सखा मैंने तुम्हें प्रेम किया, तुम्हारी देशना को मैं सुन रहा हूं, तो निश्चित जानना उसकी जिंदगी के जो चक्रव्यूह हैं वो टूटने लग जाएंगे। उसकी जिंदगी, उसकी आत्मा जिन जिन सामाजिक परिस्थितियों में कैद है, अचानक मेरा विचार उसकी जिंदगी में हड़कंप मचा देता है। होता नहीं होता? अचानक ही लोग छोड़ छाड़ के घर सब निकल लेते हैं, अचानक ये सब होता है। ये मेरी देशना बस वहां पहुंच पाए, अब यही ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ये नहीं हो पा रहा। तो ये कैसे होगा? क्योंकि मेरी देशना ज्यादा लोगों तक अगर पहुंचे तो मेरी देशना शुक्र के माध्यम से नहीं पहुंचेगी। अब ये ध्यान रखना, मेरी देशना तब पहुंचेगी जब शुक्र और बृहस्पति का दोनों का सहयोग मिलेगा। शुक्र और बृहस्पति का, ये मैं अपने तरीके से बता रहा हूं। क्यों? शुक्र है धन, शुक्र है लग्जरी। तुम देखो, जब से मेरे पास धन आया थोड़ा लोग मुझे सुनने लगे, लेकिन अभी तो मैं सब बवालिया बातें कर रहा हूं ना, बृहस्पति मीठी बातें। समाज मुझे कब स्वीकार करेगा? जब मेरी बातों में उसे लगेगा यार नहीं यार, ये घर चुराने की बात नहीं करता केवल, ये तो समाज को बनाने की भी बात करता है, घर बनाने की भी बात कर रहा है। वरना क्या होता है मेरे साथ, आदमी आता है उसकी बीवी नाराज, बीवी आती है आदमी नाराज, बच्चा आता है बाप नाराज, बाप आता है बच्चे नाराज। सब क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उन्हें लग रहा है ये तोड़ रहा है। बात आई समझ में? तो मुझे क्या चाहिए? बृहस्पति। बृहस्पति कैसे आएगा? ये अब आया है, ये ज्योतिष बृहस्पति अब स्वीकार आएगा, अब आएगा स्वीकार। इसके बाद फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, मैं कह रहा हूं। इसके बाद लोग समझना शुरू करेंगे, नहीं यार बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि ये फ्लो में है पूरा ना। वरना आपने मुझे देखा कभी कागज लेके बैठे बोलते हुए? बृहस्पति कहता है जो बोलो वो ऐसा बोलो जो लोगों को बिल्कुल पहले से सुना सुनाया भी हो, आसानी से समझ में आ जाए। और मैं पहले तो नया बोलता था, लोग कहते तो तुम्हारी बात मैच ही नहीं कर रही थी। मैच करनी चाहिए ना।
मैं का से कबूतर बोलूं, वही आपने भी पढ़ा होगा, तभी तो मैच करेगा, मजा आएगा। हाँ। तो मैं का से बोलता था कुत्ता, लोगों ने का से कबूतर सुना, तो शाब्दिक मिस्टेक नहीं है, लेकिन उसके का से कबूतर का अंतर है, हाँ, दृष्टिकोण है ना। तो ये जो चीज है, अब जैसे अब वो आदमी है, क्या नाम है, धर्मेंद्र का बेटा कौन, सनी देओल। सनी देओल सबको पसंद आएगा क्योंकि वो थोड़ा सा लड़ता है उनके लिए, लेकिन जब वो कहता है कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, अरे ये आदमी ठीक नहीं है भाई, देखो। तो वो थोड़ा सा इसीलिए समाज में पूरे स्थापित नहीं हो पाता। अच्छा अभिनेता है, सब बातें, पूरा स्थापित नहीं हो पाता क्योंकि वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उसके साथ कर दिया गया। कुछ होते हैं जो बिल्कुल पूरे स्थापित हो जाते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन के साथ कभी शब्द गड़बड़ नहीं इस्तेमाल किए गए, तो अमिताभ बिल्कुल एकदम परफेक्ट, पूरी हर एक बिल्कुल इंडस्ट्री में इज्जत करेगा, सब करेगा। शब्दों का खेल है, बृहस्पति शब्दों से खेलते हैं। अब मेरे संबंध में यही तो होता है, स्वामी जी बार बार समझाते हैं, स्वामी जी शब्द अच्छे कर लो यार, तुम तो गालियां दे देते हो यार, तुम तो गालियां दे देते हो। स्वामी जी अब तुम्हारे इस्तेमाल का वक्त आया है। नहीं, एक मिनट बात समझो, इस्तेमाल का वक्त आया है ना, ये भी तो वक्त आया है। स्वामी जी क्या ये वक्त तब सही था जब मैं पहले मुझे जो करना था वो सब करना था, उस समय ये वक्त नहीं था, तब वो वक्त था ना। अब देखो परिस्थितिगत, देखो एक तो मेरे जैसा व्यक्ति किसी भी चीज को परिस्थितिगत इस्तेमाल करेगा, ना कि परिस्थिति बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए झूठा नहीं करेगा। मतलब मैं शब्दों का इस्तेमाल करके अपने जीवन अच्छा नहीं करूंगा, मेरा जीवन अच्छा होगा तो शब्दों का अच्छा इस्तेमाल करके लोगों का जीवन अच्छा करूंगा, कि मेरी दृष्टि लोगों के लिए अच्छी है। मैं लोगों के बीच अपने को इसलिए नहीं अच्छा सिद्ध कराऊंगा कि मुझे कोई लाभ हो जाए, मैं इसलिए अच्छा सिद्ध कराऊंगा कि मेरे ज्ञान का उनके जीवन में कुछ फायदा हो जाए। तो इस दृष्टि से अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, और देखो इस पूरे लेक्चर के दौरान ज्यादा ये चीजें नहीं निकली। तो अब यहां पे क्या आ गई बात, तो बृहस्पति और शुक्र किस ढंग से काम करेंगे। अगर शुक्र कहीं पे काम कर रहा होगा अच्छा, और बृहस्पति वहां पहुंच जाएंगे, तो शुक्र जो है, देखो एक तो शुक्र मस्ती कर रहा होगा, वहां बृहस्पति पहुंचेंगे तो मस्ती में दखल पड़ेगा। लेकिन अगर शुक्र कहीं पे कोई अच्छा काम कर रहा होगा और वहां पे पहुंच जाएंगे बृहस्पति, तो उसके काम के सहयोगी हो जाएंगे। मेरी बात समझे। तो बहुत ये भी ट्रिकी संबंध है, और इसके लिए जब तक आप लोग इनकी कहानियों को आत्मसात नहीं करोगे, आप गणना सही नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसकी कहानियों को बहुत समझने की जरूरत है। कहानी जितनी बेहतर ढंग से समझ जाओगे उतना ही आप अच्छी गणना कर पाओगे, क्योंकि गणना का खेल जो है वो 2 और 4 वाला नहीं है, गणित वाली गणना नहीं है, यहां पे मनोविज्ञान की गणना है, मनोवैज्ञानिक रूप से गणना करनी है। तो वो गणना मनोवैज्ञानिक रूप से करने पे आपके गणित में बहुत रंग आ जाते हैं। जैसे 2 दूनी 4 होता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक की गणना में 2 दूनी लाख भी हो सकता है। हाँ, अब ये एक थोड़ी कहानी सुनाना चाहती हैं, सुने, बहुत अच्छी कहानी। स्टोरी है बृहस्पति और शुक्राचार्य की। जो शुक्राचार्य है वो दैत्यों के गुरु है, और बृहस्पति है वो देवताओं के गुरु है। तो इस स्टोरी में वैसे देखा जाए तो 3 मेन कैरेक्टर है, बृहस्पति जी, शुक्राचार्य और राजा बलि। अब जो राजा बलि होते हैं वो दैत्यों के राजा होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से शुक्राचार्य उनके गुरु भी हुए। तो बलि को शुक्राचार्य ट्रेन करते हैं कि किस तरह से हम देवताओं पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, और देवताओं पे विजय प्राप्त कर लिया तो हमने पूरी पृथ्वी को वश में कर लिया। तो राजा बलि शुक्राचार्य के दिशा निर्देश अनुसार वो पूरे पृथ्वी पे विजय पा लेते हैं।
जीत लेते हैं पूरी पृथ्वी को। जब पूरी पृथ्वी को जीत लेते हैं उसके बाद शुक्राचार्य उनसे कहते हैं कि एक आखिरी हवन है, वो हवन हम कर लेंगे, उसके बाद पूरी पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग सब हमारा हो जाएगा। तो राजा बलि इस बात के लिए भी एग्री हो जाते हैं। अब राजा बलि है वो एक राजा के रूप में अगर देखा जाए तो वैसे राजा ऐसा होना चाहिए कि सबका भला हो, लेकिन बलि के पास ऐसी समझ नहीं है, और ऐसी समझ नहीं है इसीलिए शुक्राचार्य आराम से अपना काम करवा पाते हैं उनसे। अब यहाँ पे बलि इस तरह का के राजा नहीं है, इसी वजह से जब बलि राजा पूरी पृथ्वी जीत लेते हैं तब देवता इस बात से नाखुश होते हैं, क्योंकि बलि राजा एक अच्छे राजा के रूप में स्थापित नहीं हो रहे थे। तो इस समय पे देवता जाते हैं विष्णु के पास कि भाई हमारी मदद करो, एक तो हम हार भी चुके हैं और आगे चल के जो पृथ्वी पे पूरे विश्व पे जो राजा बनेंगे वो एक अच्छा राजा नहीं है। तो इस समय को जो विष्णु भगवान होते हैं वो इसका एक सॉल्यूशन निकालते हैं, खुद वो वामन अवतार में आते हैं। अब वामन अवतार है, बहुत वामन का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि बहुत छोटा सा एक ब्राह्मण स्वरूप वो लेकर आते हैं। तो जब वो ब्राह्मण स्वरूप में आते हैं, एक छोटे से जैसे 10-12 साल का बच्चा हो ऐसे क्यूट से बन के वो आते हैं, तो वो वहां पे पहुंचते हैं। यहाँ पे हम विष्णु भगवान को वामन के रूप में ही देखेंगे। तो वामन अवतार लेकर वो जाते हैं वहां पे जहाँ पे राजा बलि और शुक्राचार्य हवन कर रहे होते हैं, वहां पे वो जाते हैं और बलि के पास वो मैसेज पहुंचाते हैं कि मैं आया हूं और मुझे दान चाहिए। राजा बलि तक मैसेज पहुंच जाता है। जब राजा बलि को पता चलता है तो शुक्राचार्य कहते हैं कि जो कोई भी दान लेना चाहता है, मिलना चाहता है, उनको बोल दो कि हवन हो जाएगा, उसके बाद राजा बलि मिलेंगे। तो वामन जिद करते हैं कि मुझे बलि राजा से अभी मिलना है और मुझे दान चाहिए और दान की मुझे सख्त जरूरत है। फिर से राजा बलि तक संदेश पहुंचता है। जब राजा बलि तक ये संदेश पहुंचता है तो राजा बलि थोड़ा सा व्याकुल होने लगते हैं कि मुझे देखना है कि कौन है जिसको इतनी जल्दी है। तो राजा बलि कहते हैं कि मैं हवन थोड़ा सा रोक देते हैं, हम पहले उनसे मिल लेते हैं। शुक्राचार्य यहाँ पे उन्हें रोकते हैं कि हम हवन कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य है हवन और यह आखिरी हवन है, इसके बाद हम पूरा विजय प्राप्त कर चुके हैं। इस हवन के बाद हम ही होंगे, सब कुछ हम ही होंगे राजा, तीनों मतलब पृथ्वी, स्वर्ग, मृत्युलोक सबके देवता हम ही होंगे। तो यहाँ पे देखो हम बलि का एक स्वभाव ये भी देख पाते हैं कि जिस काम के लिए बैठे हैं वो उसके लिए अब जरूरी नहीं है। अब उसका दिमाग वहां पे जा रहा है कि नहीं, कोई दान लेने के लिए आया, मुझे पहले वहां पे जाना है। जरूरी है कि हवन कर लेंगे तो सब कुछ हाथ में आ सकता है, लेकिन बलि यहाँ पे कहते हैं कि नहीं, मैं पहले उनसे मिलूंगा। जब बलि मिलते हैं वामन से, हवन छोड़कर उठकर मिलते हैं, तब मिलते हैं तो बलि इम्प्रेस भी होते हैं कि बहुत ही क्यूट, बहुत ही कहते हैं ना कि एक तेजस्वी बालक जैसे वामन अवतार में लग रहे थे विष्णु भगवान। तो जब देखते हैं उनको तो बलि कहते हैं कि आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं दान देने के लिए तैयार हूँ। तो वामन अवतार में कहते हैं विष्णु भगवान की मैं जो कहूंगा वो तुम दे पाओगे? तो बोले हाँ हाँ, मैं बलि राजा हूं, आप बताइए वो मैं दे दूंगा। तो शुक्राचार्य वहां पे उनको फिर से रोकते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ये सोचते हैं कि अगर ये ब्राह्मण है और अगर ये दान मांग रहा है तो कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं हो सकता कि वो हवन को रुकवा के पहले दान मांगेगा। तो शुक्राचार्य उनसे कहते हैं कि ये ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, जो भी ये वामन अवतार के रूप में है वो इस तरह से क्यों है, ये कुछ गड़बड़ है। लेकिन बलि उनकी बात डिनाई कर देते हैं कि नहीं, मुझे नहीं सुनना, मैं पहले इन्हीं से बात करूंगा। तो वो वामन भगवान को कहते हैं कि भाई आप बताइए। तो वामन वहां पे कहते हैं कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जब तुम कहते हो कि तुम बलि राजा हो, तुमसे कुछ भी मिल सकता है, तो मुझे बस 3 कदम जमीन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ओके, तो वहां पे बलि राजा हाँ कहते हैं कि आप ले लीजिए जमीन, बताइए। तो
कहते हैं वामन भगवान कहते हैं कि बताओ कहाँ जमीन लूं मैं, कहाँ से, मुझे 3 कदम जमीन चाहिए बस। तो बलि राजा कहते हैं कहीं से भी ले लीजिए, सब कुछ मेरा ही तो है, आप कहीं से भी ले लीजिए। वो इतने ज्यादा वामन से इम्प्रेस हो रहे होते हैं और अपने एक अहंकार में भी होते हैं कि मैं तो राजा हूं, मैं कुछ भी दे सकता हूं। तो अब उस समय पे वामन भगवान जो है, जो बहुत छोटे स्वरूप में है, वो अपना बहुत बड़ा स्वरूप बना लेते हैं और उस बहुत बड़े स्वरूप में वो 3 कदम ऐसे उठाते हैं कि पहला कदम उठाते हैं पूरी पृथ्वी कवर कर लेते हैं, दूसरा कदम उठाते हैं और वो स्वर्ग, अब तीसरा कदम जैसे ही रखने जाते हैं तब तक में सब कुछ जितना बलि ने जीता था वो सब कुछ वामन अवतार ने उसके 3 कदम में सब कुछ वो कवर कर चुके होते हैं। अब वो कहते हैं वहां पे कि ये तीसरा कदम जो मैं पैर रख रहा हूं वो रखने के लिए जगह नहीं है मेरे पास। अब बलि ये सब देख के कि इतना एक छोटा सा स्वरूप था जो इतना बड़ा हो गया और उनके कदम पे पूरा का पूरा मैं जितना जीता था वो 2-3 कदम में तो सब कुछ कवर कर रहे हैं, यानी अब मैं हार चुका हूं। वहां पे बलि कहते हैं कि आप तीसरा कदम मेरे सर पे रख दीजिए। और जैसे ही तीसरा कदम रखते हैं तो कहते हैं कि वहां पे वामन बहुत खुश होते हैं बलि से। यहाँ पे 2 तरीके से वो खुश होते हैं कि एक कि जो राजा बलि थे उनको शुक्राचार्य ने ही सिखाया था कि दान बहुत अच्छी चीज है, दान करना चाहिए। तो राजा बलि उस बात के नियम के तहत उन्होंने हवन भी छोड़ दिया, तभी वो दानवीर बलि भी कहलाए हैं। दूसरी चीज कि तुमने अपनी गुरु की बात भूली नहीं वहां पर, इसलिए बृहस्पति उनको खुश भी होते हैं उनसे और उनको आशीर्वाद भी देते हैं कि जब कलयुग आएगा तब तुम पृथ्वीलोक के राजा बनोगे, क्योंकि राजा का ये भी एक लक्षण है कि राजा दानवीर होना चाहिए। तो जिस तरह से इतिहास में दानवीर कर्ण का नाम आता है, उसी तरह से हम दानवीर बलि को भी जानते हैं कि बलिदान के रूप में भी जानते हैं कि दान हो तो बलि जैसा हो। तो यहाँ पे बृहस्पति और शुक्राचार्य का ये है कि शुक्राचार्य कहीं ना कहीं दानवों को मैन्युपुलेट करके पूरी पृथ्वी पर कब्जा करते हैं और वहीं पे बृहस्पति, जबकि बलि राजा ऑपोजिट टीम कहेंगे हम। तो अगर शुक्र और बृहस्पति दोनों साथ में है तो भले ही उनकी आपस में संघर्ष है, लेकिन जिनके जीवन में वो है उनको वो मुक्ति के मार्ग पर ले जाएंगे। और साथ साथ ये भी है कि यहाँ पे बृहस्पति ने खुश होके ये भी कहा था जब कलयुग का वक्त आएगा तो उस समय तुम जो है वो राजा बनोगे उसके पाताल के, और वहां पे गेट पे मैं पहरेदार होके खड़ा होऊंगा, मतलब मैं पहरेदारी करूंगा। तो ये भी एक कहानी है। तो इसे कहते ऐसे हैं कि यदि किसी व्यक्ति का शुक्र बहुत अच्छा हो और भले ही उसमें बृहस्पति के लिए बहुत ज्यादा सम्मान ना हो, लेकिन बृहस्पति के लिए वो दान दे, बृहस्पति को वो सहयोग करे, तो उसकी तरक्की बहुत होती है। मतलब किसी व्यक्ति का शुक्र अच्छा है लेकिन उसकी तरक्की में अभी कुछ रुकावट है, तरक्की हो नहीं रही, तो ऐसे व्यक्ति को बृहस्पति का या बृहस्पति को दान देना चाहिए। मतलब, और दान ऐसा नहीं, दान क्या कहा जाता है, दान के संबंध में बात है। दान वो नहीं कहा जाता जिसे देते हुए उसने कहा हम पे करोड़ रुपए के 2 रुपए ले जाओ। दान जिसमें दर्द हो, जिसमें दर्द शामिल हो, जिसे देते हुए दर्द भी हो, तकलीफों में हो। कई बार ऐसा होता है, मेरे खुद के पास नहीं होती चीजें और सामने स्थितियां आ जाती हैं, कुछ लोग मांग लेते हैं, तो मैं कभी कभी तो कर्जा लेके दिया कि भाई चलो मांग ही रहा है तो देते हैं, ऐसा भी किया है। अपनी तकलीफों में कई बार मैंने मदद करने के लिए ऐसी चीजें की। तो जब आप बृहस्पति को दान देते हैं तो आपके जीवन में अचानक शुक्र की ऊर्जा बहुत तेजी से वर्क करती है, क्योंकि विपरीत ऊर्जा जो कि हमें आशीर्वाद नहीं दे रही थी उसका आशीर्वाद भी मिल जाता है। आप समझ रहे हो? मतलब विरोधी का आशीर्वाद किसी को मिल जाए, इससे बड़ा कोई आशीर्वाद होगा? आप सोच के देखो, सबसे बड़ी बात, आपका विरोधी आपको आशीर्वाद दे दे तो फिर आपका क्या कहना, इससे बड़ी तो बात ही नहीं होती। तो ये भी एक कहानी, बहुत अच्छी कहानी है कि वामन ने अपनी ईमानदारी, उसने ईमानदारी दिखाई, दक्ष ने अपने गुरु का
जो नियम के तहत कहना था वो माना, भले ही उस वक्त का नहीं माना कहना, लेकिन नियम तो कहना माना, और उस नियम कहने के माने के कारण ये चीजें हुई। तो ये फिलहाल जो है वो कहानी है। तो बृहस्पति और शुक्र एक कंडीशन पे एक दूसरे के लिए फेवरेबल काम करते हैं, क्योंकि हैं तो दोनों गुरु, नियम में अपने अपने रहेंगे लेकिन मदद करते हैं। ठीक है, तो इनकी मदद को समझना होता है कौन से घर में मदद है। आप बात समझ रहे हैं, मतलब मदद कौन से घर में है। अब जैसे कि 10वां घर है, 10वां घर कार्य का है, तो वहां पे शुक्र अगर होंगे तो वो अपने बिजनेस को फैलाने के लिए शुक्र अपनी टेक्नोलॉजी ये सब चीजों का उपयोग करेंगे, मेहनत तो उसमें सब शामिल होगी। लेकिन अगर बृहस्पति वहां आएंगे तो बृहस्पति क्योंकि कर्म नहीं करते, बृहस्पति के हैं ज्ञानी ऐसे हैं, वो कहते हैं हमसे भैया तुम बकवाक करवा लो, हमसे तुम काम मत करवाओ। तो ऐसे में बृहस्पति अपनी समझ का तो सहयोग करेंगे लेकिन काम में सहयोग नहीं करेंगे। तो थोड़ी सी वो असुविधा भी है कि आके बैठ तो गए ऑफिस में, सीट तो एक घेर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो कर पाएंगे। तो उन्हें अगर उस समय की स्थिति में आदमी सही ढंग के बृहस्पति का इस्तेमाल कर ले तो चीजें बढ़िया हो जाती हैं। जैसे मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप से बात बताता हूं, आप बिल्कुल प्रैक्टिकल, जीवन की प्रैक्टिकल, कहीं कोई छुपी नहीं। स्वामी जी बृहस्पति मानता हूं मैं उनको, बालेश्वर जी को, और बालेश्वर जी और मैं शुक्र हूं। बालेश्वर जी की एक स्थिति ऐसी थी जिसमें थोड़े से फंसे हुए थे, उनको जरूरत थी सहयोग की, समाज में कोई सहयोग नहीं कर रहा था। लेकिन इन्होंने कभी को, जब मैं इस गांव में रहता था तो बालेश्वर जी ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था कि भाई एक कम से कम ओशो की विचारधारा पे कोई व्यक्ति तो है जो जीवन तो जी रहा है। तो एक कई सालों बाद जब मिलना हुआ तो स्वामी जी की कुछ स्थितियों में मुझे पता चला कि इनको जरूरत है, और तब मेरे पास स्थिति थी कि मैं सहयोग कर सकूं, तो मैंने सहयोग किया। और मेरे सहयोग के बाद ही कुछ कहानी बनी बालेश्वर जी से जुड़ने के बाद की, कि ये सखा वेलनेस रिजॉर्ट्स तैयार हुआ। ये सब 1-1.5 साल 2 साल में हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल जीवंत उदाहरण है कि शुक्र ने बृहस्पति की मदद की और बृहस्पति की ऊर्जा का सहयोग, और नेचुरली कुछ ऐसा बना कि इतनी बड़ी चीज खड़ी हो गई। ठीक है, उसके आगे की बात देखो। बालेश्वर जी ओशो के सबसे पुराने सन्यासी हैं, यहाँ पे उपस्थित जितने लोग हैं सबसे पुराने सन्यासी बालेश्वर हैं। उन्हें ध्यान कराना भी आता है, उन्हें सब कुछ आता है, ध्यान सब पता है, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा मंच पे बैठ के ध्यान कराएंगे। अच्छा, वो काम भी कुछ नहीं करते, मतलब कुछ करते ही नहीं। तो अब यहाँ पे शुक्र के साथ एक चीज वो रह रहे हैं, हमारे साथ वो रह रहे हैं, काम भी कुछ नहीं करते, लेकिन मैंने उन्हें एक काम अपने तरीके से लगा कि उन्हें सौंप दूं। तो बस वो काम उनका ये है कि यहाँ जो लोग आए जाएं वो उनके साथ अपने गप्पे वहां खुश रखते हैं। वो उनका टैलेंट है, उनका टैलेंट है। बृहस्पति हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, अच्छा सोचते हैं, है ना। तो एक अच्छा व्यक्ति हमारे प्रांगण में है, तो ये उनका उपयोग है। उनका उपयोग ये नहीं है फावड़ा चलाओ, उनका उपयोग ये नहीं है झाड़ू लगाओ, उनका उपयोग ये नहीं मंच संभालो, वो मंच भी नहीं संभालते, लेकिन वो आपके साथ बैठ के बातें कर सकते हैं, बहुत अच्छी, घंटों कर सकते हैं, रात भर करा लो, जितनी करा लो वो कर सकते हैं। गलत तो नहीं कह रहा, ज्ञान की आप सबने देखा ना ये चीजें। तो इस तरीके से शुक्र बृहस्पति का उपयोग करके एक सही चीज कर सकता है। तो आप जब भी कभी जीवन में स्थितियां हो, इस तरीके से ऊर्जाओं का उपयोग किया जाता है सही दिशा में, मतलब उसकी नष्ट करके नहीं किया जा सकता, उसी की ऊर्जा का उपयोग होगा। आई बात समझ में? तो ये बृहस्पति और शुक्र की हो गई। अब आते हैं बृहस्पति और शनि। अब बृहस्पति और शनि की भी कुछ कहानियां हैं। बृहस्पति और शनि क्या कहेंगे, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, शनि के 2 रूप हैं, बल्कि 3-4 रूप हैं, उनको समझ लें। एक तो शनि सच्चे हैं, ये तो पक्का है, शनि सच्चे हैं। सत्य बोलने का साहस जो शनि के पास है वो किसी के पास नहीं।
शनि से ज्यादा सत्य कोई नहीं बोल सकता। बाकी सब मौका आने पे पलट जाएंगे, स्थितियां विपरीत हों, और शनि मानो कौन, वो मंसूर, उन्होंने कहा सूली लग जाएगी, सोच ले, अभी भी क्या इरादे उन्हें ना, अनहलक तो अनहलक, कोई लेना देना नहीं, लगा दो सूली। सत्य बोलने से पीछे नहीं हटेंगे, जो अनुभव हो रहा है वो हो रहा है। तो मंसूर जैसा व्यक्ति एक तरीके से शनि होगा। लेकिन शनि जब जवान होते हैं तो शनि इमोशनल भी है, प्रैक्टिकल अभी हुए नहीं ना, अभी तो कम उम्र के हैं, तो कम उम्र का शनि इमोशनल भी होता है। अब वो उम्र का पता डिग्री से चल जाता है, कम उम्र का शनि कौन सा है, जवान शनि कौन है, बूढ़ा शनि कौन सा है। लेकिन शनि का एक रूप बूढ़ा भी है, जिसमें वो समझदार हो जाता है, साधना से गुजर चुका, अपनी जिंदगी में सब कुछ। जैसे कल हम बात कर रहे थे तो हमारे साथ यहाँ जो कुछ बच्चे बैठे थे तो फोन पे बात हो रही थी, मेरा कह रही थी अब तुम बड़े समझदार हो गए हो यार, है ना, कह रही थी यार तुम बड़े समझदारी वाली बातें करने लगे हो। तो मतलब अब शनि बूढ़ा हो गया, शनि बूढ़ा हो गया, अनुभव बहुत हो गया। अब वो नहीं है कि मैं इमोशनल टाइप का बेवकूफ नहीं हूं, है ना, कि पहले जिद्दी था, पहले सत्य के संबंध में जिद्दी था, तो अब नहीं हूं, अब आगे बढ़ गया चीजें। तो अब मुझे देख लो, शनि देख लो, मेरी जिंदगी को जो पूरा जानता है वो जानता है कि सच्चा तो पहले था, सच्चा अब भी है, बस अब समझदार सच्चा है, पहले बेवकूफ सच्चा था। ये कहानी है। तो इनके साथ बृहस्पति के संबंध जो हैं वो थोड़े अलग टाइप के हो जाते हैं। कैसे अलग होते हैं उसको समझो। बृहस्पति जो हैं वो गरीबों को ज्ञान नहीं देते। अब मजदूरों से बृहस्पति क्या ज्ञान दे, उन्हें क्या समझ में आएगा, क्योंकि बृहस्पति का ज्ञान उच्च ज्ञान है, बृहस्पति का ज्ञान समाज का ज्ञान है, बृहस्पति नियम बना रहे हैं। तो बृहस्पति जो है वो ज्ञान राजा को देते हैं, वो कहते हैं राजा तुम ऐसे नियम बनाओ, राजा नियम बनाता है, उसे प्रजा पालन करती है। तो बृहस्पति का ज्ञान राजा के लिए। तो एक कहानी है कि शनि का एक बार मन हुआ कि बृहस्पति से ज्ञान लिया जाए। तो बृहस्पति से ज्ञान लेने के लिए शनि जो थे वो गए बृहस्पति के पास, कहने लगे हमें भाई ज्ञान चाहिए। उस समय जवान थे, इमोशनल थे, कहने लगे हमें ज्ञान चाहिए। बृहस्पति ने कहा सुनो भाई, हम तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा ज्ञान केवल उनको समझ में आता है जो इमोशनल नहीं हो, क्योंकि राजा इमोशनल नहीं होता। राजा को तो मेरा ज्ञान समझ में आ सकता है, तुम अभी इमोशनल हो, तुम्हें समझ में आएगा नहीं। तो पहले तुमने देखा होगा कि गुरु लोग जो थे, बड़े बड़े गुरु, वो राजाओं के बच्चों को पढ़ाते थे, है ना। और वो गरीबों के बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते थे? क्योंकि वो जो ज्ञान दे रहे थे राजाओं के बच्चों को, अब गरीबों को तो ये ज्ञान देना पड़ेगा, बेटा मटका सही कैसे बनाना है ना, तुम्हें कैसे करके जो है वो मोहल्ले में काम कैसे सही करना है। लेकिन राजा के बच्चे को क्या ज्ञान दे रहे होंगे? राजा बने ऐसा। अब बेटा जब तुम शासन करना तो तुम बिल्कुल न्याय प्रिय बनना, फिर तुम ये इमोशनल मत होना, यही ज्ञान दे रहे होंगे। तो कितना अंतर है ना। अब वहां पे गरीब पहुंच जाए ज्ञान देने, उनको तो शासन चलाना नहीं है, तो पता लगा साला गरीब तो पहुंच जाएगा, वो ज्ञान वो वाला लेगा नहीं, वो कहेगा ये गुरुजी क्या सिखा रहे, या फिर गुरुजी का ज्ञान ले लेगा, फिर वो रोता रहेगा कि वहां तो उसका ज्ञान चलता नहीं है। तो शनि ने जो था वो उनसे कहा कि हमें ज्ञान चाहिए। तो शनि को उन्होंने मना कर दिया कि हम तुम्हें ज्ञान नहीं देते, तुम ये सभी लायक नहीं हो, तुम इमोशनल हो, तुम्हारे लिए हमारा ज्ञान नहीं है। तो शनि को थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया। शनि थोड़ा नियम तोड़ देते हैं, शनि सच्चे हैं लेकिन नियम तोड़ देते हैं, अपनी बात करने के लिए नियम भी तोड़ देते हैं। तो उस कंडीशन में शनि ने क्या किया, रूप बदल लिया, अपना रूप बदल के एक राजा का रूप धर के और गए और जाके बृहस्पति से बोले ज्ञान दो। बृहस्पति ने दे दिया, ये तो राजा का बच्चा है, ज्ञान दे दिया। ज्ञान देने के बाद जब उनका ज्ञान पूर्ण हुआ तो शनि अपने असली रूप में आ गए। शनि बोले देखो हमने तुमसे ज्ञान ले लिया, हमने तुमसे ज्ञान ले लिया। तो बृहस्पति बोले यार यही तो तुम लोग करते हो, तुम्हें ऐसे धोखा नहीं देना चाहिए था। तो ये बोले चलो अब हमने तो ले लिया ज्ञान, अब तुम ऐसा करो अपनी फीस ले लो, गुरु दक्षिणा जिसको बोलते हैं। अब इन्होंने कहा गुरु दक्षिणा नहीं ले सकते, क्योंकि मेरे ज्ञान के तहत तुमने ज्ञान पूरा लिया ही नहीं। मेरा ज्ञान ये भी कहता है कि तुम राजा की तरह सोच रखो तब हम ज्ञान देंगे, और तुम तो राजा के विरोधी हो, तो ज्ञान कैसे ले सकते हो?
तो बात तो पूरी हुई नहीं। तो जब मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं पाया, मेरी बात तुमने मानी नहीं, तो मैं दक्षिणा भी नहीं लूंगा। तो शनि ने कहा दक्षिणा तो तुम लोगे, क्योंकि हमारे हिसाब से तो ज्ञान ले लिया। तो इस पे बड़ा लंबा शास्त्रार्थ है। जैसे गीता की चर्चा है, गीता 7, ऐसी एक इस पे भी बहुत लंबी चर्चा है, कभी वो भी बात करेंगे। लेकिन फाइनली उन्होंने नहीं लिया। शनि को गुस्सा आ गया, और शनि कहने लगे कि भाई देखो बहुत मेरा हो गया मूड खराब, अब हम तुम्हें श्राप देते हैं। शनि तो बात बात पे श्राप भी दे देते। तो श्राप उन्होंने ये दिया कि जहां पे मेरा अधिकार होगा वहां तुम्हारा ज्ञान प्रवेश नहीं करेगा। अब देखो श्राप भी उल्टा दे दिया, अपने लग गया। भाई अगर हम श्राप ये दे दें किसी को कि हमारे इस क्षेत्र में तुम्हारा ज्ञान किसी काम नहीं आएगा, या तुम्हारी करेंसी नहीं चलेगी। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा हम अमेरिका से गुस्सा हो जाएं और अमेरिका को श्राप दे दें कि यहाँ पे डॉलर नहीं चलेंगे, तो हमारे यहाँ कोई भी साला अमेरिकन आएगा ही नहीं, डॉलर ही नहीं आएगा। नुकसान तो अपने को हो गया ना। तो शनि ने जो कह दिया तो नुकसान तो उन्हीं को हो गया। ज्ञान की जरूरत तो गरीबों को भी है, लेकिन वो गरीब ज्ञान ले ही नहीं पाते हैं। आज भी राजा का ज्ञान गरीबों को तो उन्हें मिलेगा नहीं। तो ये शनि की साथ कहानी है, और इसी कहानी को प्रैक्टिकल रूप से समझो तो द्रोणाचार्य की कहानी में ये कहानी स्पष्ट दिखाई देती है कि द्रोणाचार्य एक गुरु हैं। वो गुरु उससे कह रहे हैं कि हम तुम्हें नहीं सिखाएंगे एकलव्य से, लेकिन एकलव्य कर रहा है कि हमें तो सीखना है। तो वो छुप के दूर जाके इनको देखता है और एक मूर्ति बना लेता है गुरु के रूप में, और वहां जाके अपने जो उन्होंने उधर सिखाया वो इधर अपनी प्रैक्टिस करता है। धनुर्धर तो अच्छा हो जाता है, लेकिन फिर वो दान की बात आती है कि हमें तो आपको दान वो देना, दक्षिणा देनी। अब जब दक्षिणा की बात आती है तो फिर वो क्या मांगते? अंगूठा। वो कहते ले बेटा, अब क्या करेगा? मतलब दक्षिणा क्यों दे रहा है? जब अब दक्षिणा दे रहा है, ले हम वही मांग लेंगे जो बेटा गड़बड़ है। तो ज्ञान काम नहीं आया ना। मतलब ज्ञान है लेकिन काम नहीं आ रहा है। तो शनि के पास बृहस्पति का ज्ञान है लेकिन काम नहीं आता। शनि के पास बृहस्पति का ज्ञान है, उपयोगी नहीं है। तो शनि और बृहस्पति में क्या होगा? नहीं मिलती है, इनकी निभ नहीं पाती है, क्योंकि बृहस्पति शनि की नहीं मानते और शनि बृहस्पति की नहीं मानते। तो ये दोनों जहां रहेंगे वहां ऐसा समझो शॉर्ट सर्किट होता रहेगा। ये दोनों साथ साथ होंगे तो ना तुम सामाजिक ज्ञान को उपलब्ध हो पाओगे, ना आंतरिक ज्ञान को उपलब्ध हो। फालतू का कलेश चलता है, कभी ये कभी वो, मतलब कंफ्यूजन ही चलता रहेगा। दोनों के ज्ञान एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और उस लड़ने में सब चीजें बेकार हो जाएंगी। आई बात समझ में? तो ये बृहस्पति और शनि का मेल है, और फिर वही बात परिस्थितियां क्या होंगी, उस समय क्या होगा, उसके हिसाब से ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। कुछ कहना है? कि बृहस्पति का जो ज्ञान है ना, वो जीवन में कर्म के रूप में आता है ना, उसी को काम आता है, उसी को काम आता है भाई। ये हमें द्रोणाचार्य की स्टोरी उस तरह से भी मदद करती है कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ज्ञान इसीलिए दिया क्योंकि वो आगे चल के उस ज्ञान का उपयोग करेगा। बाकी किसी को इसीलिए नहीं दिया कि वो उपयोग नहीं करेगा। जो आदिवासी है उसको अगर सिखा भी देगा तो वो शिकार करके अपना पेट भरेगा। जगत कल्याण के लिए वो ज्ञान उपयोग में नहीं आ सकता, इसीलिए वहां पे वो ब्रेक करते हैं। और शनि है वो तो जीवन में अलग तरीके से सिखा रहे हैं। नहीं, शनि गरीबों के लिए सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान के रूप में नहीं कर रहे। शनि ऐसे करेंगे, भंडारा लगवा दो, इनको कपड़े बंटवा दो, ये वाला तो ज्ञान उनमें है, लेकिन वो मजदूर को भी वो नहीं कह पाएंगे कि तुम सही से मजदूरी करो। जबकि सच बात है, शनि ये कहते हैं लेकिन मजदूर सुनते नहीं। शनि ये कहते हैं काम ईमानदारी से करो, ये सब चीजें वो उनके उद्देश्य हैं, लेकिन वो ज्ञान के रूप में वो लोग उसको पालन नहीं करते। अभी तुम किसी को उपदेश देने जाओ गरीब को और कंबल बांटने जाओ, कंबल तो ले लेगा, उपदेश नहीं लेगा, हंस के चला जाता हाँ, है। ये नहीं मतलब बाबा जी के मतलब शिविर होते हैं, कई बार है ना शिविर होते हैं कि वो गीता हो रही है, बहुत सारे वहां पे गरीब आदमी चले जाते हैं गीता का उपदेश लेने, लेकिन उनका सारा ध्यान भंडारे पे होता है कि भंडारा सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो भीड़ तो ज्यादा हो गई,
ज्ञानी कम हुए, गए थे वहां ज्ञान लेने, निगाह थी खाने पे, ये हो जाता है। तो अब आते हैं बृहस्पति और राहु पे। बृहस्पति और राहु में आप समझ सकते हो कि राहु तो गड़बड़ करेगा, ठीक है, तो राहु गड़बड़ करेगा, लेकिन एक सही स्थिति में अगर आ जाए, वही बात फिर आती है कि बृहस्पति अपने घर में हो, राहु आ जाए, तो जैसा काम शुक्र करता था वैसे ही राहु करेगा। आई बात समझ में? तो ये भी टेक्निकल एक चीज है, जिन्होंने पूरा वीडियो देखा वो समझ में आ जाएगा उनको। केतु का काम भी ऐसा ही है। केतु बृहस्पति को ज्ञान भी छुड़वा सकते हैं, ज्ञान भी, लेकिन ज्ञान भी छोड़ना मोक्ष का कारण है। आपको मालूम है बृहस्पति प्रोमिनेंट व्यक्ति का मोक्ष मृत्यु के वक्त होता है। बृहस्पति के राह पे चलने वाले व्यक्ति का मोक्ष जीवन काल में नहीं हो पाता। वो एनलाइटेड या जिसको मोक्ष कहते हैं, वो मोक्ष उसका मृत्यु के वक्त होगा, और वो भी तब होगा जब उसने पूरी जिंदगी सभी नियमों का सही पालन किया होगा। कुछ लोग होते हैं ना, बड़ा संतुष्ट मौत मरते हैं कि हमने पूरी जिंदगी बड़ा सही पालन किया, हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने कुछ गलत नहीं सोचा, संतुष्ट मौत। तो केतु जो है वो उनका ज्ञान छुड़वा सकता है। केतु उनके ज्ञान के मार्ग पे रुकावट पैदा कर सकता है। और मेरा अपना ये एनालिसिस है कि बृहस्पति के किसी ऐसे वक्त में जब बृहस्पति और मुलाकात केतु की 8वें घर में हो जाए, बृहस्पति और केतु की मुलाकात 8वें घर में हो जाए, वो वक्त उस व्यक्ति की मृत्यु का वक्त भी हो सकता है। क्योंकि बृहस्पति बिना ज्ञान छोड़े रह ही नहीं सकता। अगर कोई आदमी बृहस्पति वाला होगा, वो खटिया पे भी पड़ा पड़ा अपने कमरे से चिल्ला के पूरे घर को ज्ञान देता रहेगा। ज्ञानी तो नहीं छूटता उससे, क्योंकि वो उसी के लिए पैदा हुआ, उसके अंतस में वही है, समाज को ज्ञान देते रहो, सही दिशा बताते रहो। तो बृहस्पति वाला व्यक्ति मेरे अनुसार केतु से मुलाकात 8वें घर में होने पे मृत्यु को उपलब्ध हो सकता है, और वो मृत्यु मोक्ष की मृत्यु होगी, क्योंकि वो अंत में ज्ञान भी गिरा देगा। कुछ कहना है इसमें? तो ये हो गया बृहस्पति का।